हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड यूनिट में हमने रूसो कंप्लीट कर लिया था एंड आज की क्लास में हम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ही मैं आपकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को फिनिश कर दूं। ठीक है, क्योंकि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इतना वास्ट टॉपिक नहीं है, बट मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से फेमिनिज्म स्टार्ट होता है, तो फेमिनिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो फेमिनिज्म को नॉर्मली मतलब एक तरीके से कंट्रोल में रखना या फिर लिमिटेड कोशिश करना कि लिमिट में रख सके, वो थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट कोशिश करते हैं कि इसी क्लास में हम मैरी को ख़त्म कर लें। मैरी का परिचय आता है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली एक अंग्रेज़ी लेखक, दार्शनिक और समर्थक थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को IPT के टाइम पे बताया था कि मदर ऑफ फेमिनिज्म इंडिया की अगर बोला जाए तो पंडिता रमाबाई का नाम सामने आएगा, और अगर मदर ऑफ फेमिनिज्म रियलिटी में बोला जाए पूरे फेमिनिज्म की मदर, तो वो हमारी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ही निकल कर सामने आएंगी। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं, उनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जिसमें उनके फादर को मतलब बहुत अजीब सी लत थी, और वो लत थी हमारे जुए की लत। ये सभी जानते हैं कि मतलब अगर जुए की लत हो या शराब की लत हो तो उसको छूटना या फिर उस चीज़ का ख़त्म होना नामुमकिन होता है, बल्कि थोड़ा कम भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बहुत सारी चीज़ें सही। उसके अपने टोटल 13 बहन भाइयों में से सबसे लास्ट बेटी थी और सबसे छोटी बेटी थी, और ये मतलब सब बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और किसी काबिल बनना चाहती थी। हालांकि कोई ऐसा बहन भाई नहीं था जो किसी काबिल पढ़ लिख कर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि इनके घर के हालात ही ऐसे थे। ठीक है, इनके फादर को जो थी जुए की लत, उसके चक्कर में इन्होंने अपने घर की मैक्सिमम चीज़ों को बेच दिया था। फिर उसके बाद जब चीज़ें बची नहीं थी तो ऐसी नौबत आ गई थी कि इन्होंने मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को भी बेचने का सोच लिया था। उनको कोई मतलब नहीं था घर से, बीवी से, बच्चों से, उनको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब रहता था। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उस ज़माने में मतलब इनइक्वालिटी तो होती ही होती थी उस ज़माने में, साथ में अपने घर में भी ये सारी चीज़ें सही। तो उसने मतलब एक तरीके से उसने बचपन अपना देखा ही नहीं, बचपन से ही जिम्मेदारियों को संभाला, बचपन से ही सभी चीज़ों को देखा, सब चीज़ों को देखभाल के करा कि मतलब आगे की लाइफ में उन्होंने अपनी बुक्स के अंदर भी ये चीज़ें रखी कि मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मेरी माँ का सबसे ज़्यादा हाथ है, क्योंकि फादर तो बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें सहने के बीच में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, और वो दोस्त उनका मतलब एक तरीके से बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जैसा था, जिससे वो अपनी हर परेशानी, हर चीज़ें शेयर करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी बीच में डेथ हो गई थी किसी वजह से, तो वो फिर दोबारा बहुत ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन जो हमारी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट हैं, उन्होंने बहुत चीज़ों के टूटने के बाद अपने आप को उभार के सामने रखा, और आज के टाइम पे एक ऐसी शख्स बनकर सामने आती हैं जिनका नाम हर एक के ज़ुबान पर आता है अगर फेमिनिज्म की बात की जाए तो। ठीक है, उस बीच में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी करी, बहुत जगहों पे काम मजदूरियाँ भी करी, लेकिन उस बीच में उनकी 1792 के टाइम पे अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नाम की एक बुक भी आई थी। ठीक है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन को पूरी दुनिया जानती है कि वो बुक एक ऐसी बुक थी जिसने फेमिनिज्म को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा मदद करी थी। बल्कि सबसे ज़्यादा क्या मदद करी थी, वही एक बुक थी जिसकी हेल्प से हमारी ये चीज़ आगे बढ़ पाई थी। ठीक है, उसके साथ साथ और आगे टाइम बढ़ता गया, फिर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने शादी कर ली, और फिर उसके साथ जो उनके हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब बहुत काम करे। जैसे पंडिता रमाबाई का है पूरा कि उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी, या फिर और भी चीज़ें थी। तो वही चीज़ें सेम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने भी करी थी, उनके हस्बैंड ने बहुत साथ दिया था। और अनफॉर्चुनेटली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की 10 सितंबर 1797 को अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते समय मौत हो गई।
जब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया उसके काफ़ी टाइम तक वो वेंटिलेटर पे आईसीयू तक रही, बट वो फिर उस टाइम नहीं जी पाई। एक ये भी बोला जाता है कि उनको उस टाइम बीमारी भी हो गई थी सेप्टिसीमिया नाम की, तो उसकी उस पुराने टाइम पे तो इतने इलाज वगैरह भी नहीं थे, तो उस बीमारी की वजह से भी इनकी मौत हो गई थी। तो इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की मृत्यु के बाद मैं अपने आप को ज़िंदगी में रखना या ज़िंदा रहना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांसें देने की या फिर हिम्मत देने की जो ताकत थी वो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट में ही थी। मैंने आज तक दुनिया में ऐसी औरत को नहीं देखा जिसने किसी भी चीज़ में हार नहीं मानी हो और उस चीज़ का हर तरीके से सामना किया हो। तो ये था इनका पूरा मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का सारा परिचय। अब आता है हमारा नारीवाद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से करना, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। नारीवाद का जन्म मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1972 को नारीवाद की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, आगे कम्पिटिटिव लेवल पे भी काम आ सकता है। सो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो है हमारी उसने इस बुक के अंदर ऐसी बातें लिखी कि अलग पता लगता है कि अगर फेमिनिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है तो वह हमारी इसी बुक ने करी है। इन्होंने नारीवाद को डेवलपमेंट के लिए हर तरीके की चीज़ों का सामना किया, हर तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट किया। हमारी जेएस मिल की जो बुक है द सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन, ठीक है, जो 1869 में आई थी, उस बुक को भी इन्होंने इस बहुत समर्थन किया, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे जेएस मिल ने महिलाओं के अधिकारों की बात करी है, और स्पेशली विवाह के जो अधिकार हैं आप आगे अपने टॉपिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो नारीवाद के डेवलपमेंट के लिए अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन जो है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसके अलावा ये बोला जाता है कि इसके अंदर इन्होंने द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, द सिस्टम एंड द लिल्टिस, ठीक है, इन 3 बुक्स में सबसे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि इन तीनों बुक से ही वो जो था नॉर्मली यहाँ पर वो ये बताना चाहती थी कि एक्चुअली में महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए और एक्चुअली में क्या हो रहा है। मतलब जैसे इंडिया में पंडिता रमाबाई उस टाइम पे पंडिता रमाबाई बनी थी कि महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं थी और नॉर्मली बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे। वही सेम चीज़ें मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट के साथ भी थी। वो एक ऐसे जगह पे ऐसे वक्त में पैदा हुई थी जहाँ पर महिलाओं के लिए अधिकार और महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ें, तो उन्होंने उन्हीं सब चीज़ों का सामना भी किया। ठीक है, धीरे धीरे नारीवाद का जो है हमारा डेवलपमेंट होता गया और नारीवाद के डेवलपमेंट के बाद और भी बहुत सारी बुक्स आती गई, जैसे हमारी द रूम ऑफ वंस ओन है, या फिर हमारी और वो है 3 गिनीज़ है, वो हमारी 1938 में आई थी। और उसके अलावा फिर और आगे जाकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेमेन की स्थापना की अध्यक्ष भी हमारी बन पाई थी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। उसके बीच में 1949 में द सेकंड सेक्स नाम की एक बुक आई थी, और वो किस फ़िलासफ़र की थी, वो किस फ़िलासफ़र ने लिखी थी, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि द सेकंड सेक्स 1949 किस फ़िलासफ़र की बुक थी, किसने इस बुक को पब्लिश किया था, मतलब बेसिक कौन था इसका, बड़ा फेमस राइटर फ़िलासफ़र है वो, तो उसका नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे करते करते हमारी फेमिनिज्म जो है एक्चुअली में सामने आ पाया, और इसके साथ जॉन रॉल्स की अ थ्योरी ऑफ जस्टिस को भी इन्होंने साथ में रखा, क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात को भी सामने रखा है। ठीक है, अब आती है हमारी जो वो है वेव्स है हमारी महिलाओं फेमिनिज्म की।
फेमिनिज्म की टोटल 4 वेव्स हैं। 4 वेव्स जो है हमारी नॉर्मली, उससे पहले मतलब 4 जो है वो अभी हाल के सालों में बनी, लेकिन जो हमारे पिछले 3 हैं, आप सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बना था। ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा वो नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ों को बहुत पीछे रखा जाता था। मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट, सैकड़ों महिलाएं प्रोटेस्ट करती थी, सब कुछ था, लेकिन उनकी आवाज़ को फिर भी नहीं सुना जाता था। तो उसके साथ अगर हम प्रथम जो हमारी फर्स्ट वेव है, फर्स्ट लहर है, वो हमारी 19 से 20 सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक नारीवाद के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके तौर पे सामने आई थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे क्लासिकल उदारवादी थे, लिबरल वो थे, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी महिलाओं के अधिकार के लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे उदारवादी मांगते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये तीनों ही अधिकार प्राकृतिक हैं और ये मनुष्य जो है अपना पैदा होता है तो तभी इन अधिकारों को लेकर आता है। तो जो हमारी सबसे पहली चरण था उसमें नारीवादियों का ये विश्वास था, मतलब कि वो ये मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले वोट डालने का अधिकार अमेरिका में 1861 में आ पाया था महिलाओं को। तो उसके बाद से कुछ जगहों पे महिलाओं की स्थितियाँ सुधरने लगी थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। अब आती है हमारी सेकंड वेव। सेकंड वेव 1960 का टाइम है। ठीक है, 1960 के टाइम पर बहुत ज़्यादा महिलाएं जो थी उन्होंने एक तरीके से जो हमारी शिक्षा है उसके डेवलपमेंट पे बात करी। ठीक है, कि इस बात पे जोर दिया कि ज़रूरी, मतलब अगर आप महिलाओं को दबा रहे हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति सिर्फ इंडिया में ही ख़राब नहीं थी, पहले बाहर की भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पढ़ने लिखने नहीं देना, या फिर शादी हो गई तो शादी के बाद जो कानून लग जाते हैं उन सबको महिलाओं पर ही थोपना, आदमियों पर नहीं थोपना, तो वो सारी चीज़ें तो हमारी 1960 के टाइम की जो हमारा ये ज़्यादा सामने निकली थी चीज़ें, तो उस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेन चीज़ों को ये भी देखा जाता है, जैसे कि हमारी कुछ बुक्स थी, जैसे हमारी द सेकंड सेक्स है, या फिर द फीमेल यूनिक 1970 में आई थी। पैट्रियार्कल एप्टीट्यूड भी 1970 में ही आई थी, और द चर्च एंड द सेकंड सेक्स 1968 में आई थी। तो इस टाइप की जो बुक्स पब्लिश हुई थी, इससे हमारे फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला था। ठीक है, थर्ड वेव जो है हमारी 1990 के टाइम की है। इसके अंदर दूसरी वेव को और पहली वेव को मिलाकर रखा गया, और इसके अंदर एक तरीके से 20वीं शताब्दी के पिछले तीनों दशक में नारीवाद के साथ क्या हुआ, उनकी आवाज़ों को क्यों सुना नहीं गया, कब सुना गया, वो सारी चीज़ों को सामने रखा गया। ठीक है, एंड हमारी जो फोर्थ वेव है वो हमारी 2012 16 दिसंबर के बाद उभरी थी, हमारे निर्भया के रेप केस के बाद। ठीक है, फेमिनिज्म ने, मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में तो निर्भया रेप केस बहुत नॉर्मल सा रहा था, लेकिन बाद में उसको इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से पूरे इंडिया में, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया सभी जगह पर उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उसी की वजह से देखकर हमारी बहुत सारी चीज़ों पे बैन भी लगा था, बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगी थी, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई थी, दिल्ली पुलिस बहुत अलर्ट हो गई थी, क्योंकि वो बहुत पूरी हिस्ट्री का बहुत भयानक रेप केस माना जाता है इंडिया के अंदर। तो वो वाली चीज़ के बाद ही हमारा सामने 2012 में चौथी लेयर सामने आई थी। हमारे फेमिनिज्म जो है उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा कि पुरुषों को हर चीज़ का हक नहीं है। अब पुरुष ये समझते हैं कि वो ताकतवर हैं या फिर किसी और चीज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फेमिनिज्म को सबसे ज़्यादा बढ़ावा और ज़्यादा हेल्प मिली थी लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने जो आवाज़ उठानी शुरू करी थी, इनके साथ मिलकर लोगों ने और भी ज़्यादा आवाज़ें उठाई थी। तब जाकर तो इतने साल बाद 2012 से 2021 में जाकर निर्भया को इंसाफ मिल पाया था, नहीं तो बहुत सारे हमारे एक्ट्स के तहत या फिर हमारा जो कानून है उसके तहत वो मुजरिम बचे जा रहे थे। बस एक तरीके से ये मान सकते हैं कि वो अपने मौत को एक दो दिन डेली आगे बढ़ा रहे थे, और बढ़ाते बढ़ाते 2021 में फाइनली उन लोगों को फांसी ही हो गई थी। ठीक है, उनमें से एक को नहीं हुई थी क्योंकि वो छोटा था उम्र में, बट उसके बाद भी हमारे
में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया। देन उसके बाद छोटे बच्चों के लिए भी ये वाली चीज़ निकाल दी गई कि 12 साल का उम्र का बच्चे को समझ होती है और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए सज़ा है, क्योंकि 12 साल के बच्चे को सब चीज़ की समझ आ जाती है। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेन हमारा महिला और पितृसत्तात्मकता। देखो, महिला और पितृसत्तात्मकता की बात जब आती है तो सीधी बात यहाँ पर आ जाती है कि महिलाओं को पितृसत्तात्मकता झेलना पड़ा। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी पैट्रियार्की सिस्टम झेलना पड़ता है। ठीक है, क्यों, कैसे? भाई देखो, पहले तानाशाह था, बाप बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसा होता था। ठीक है, अगर पहले के टाइम पे इस टाइप की चीज़ें भी थी कि अगर महिलाओं को जैसे कुछ संपत्ति या फिर कुछ भी चीज़ भेंट दी जाती थी तो वो चीज़ भी उनके पतियों के नाम ही होती थी। ठीक है, तो उस चीज़ को, ठीक है, तो महिलाओं के साथ किसी एक ही तरीके से मतलब असमानता नहीं होती थी, बहुत तरीक़ों से होती थी। उसके अलावा पितृसत्तात्मकता एक इस चीज़ को भी उपज मानी जाती है कि महिलाओं को पीछे रखना। ठीक है, पितृसत्तात्मकता जो है बेसिक, इसका विरोध हमारी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम से लेकर अब तक पैट्रियार्की सिस्टम को यूज़ करके महिलाओं को दबाया गया, बेवजह उन पे जुल्म ढाए गए, बेवजह उनको मारा गया, बेवजह उनको सबसे नीचे रखा गया। मतलब बाहर के देशों में भी उस टाइम पर ऐसा था कि एक औरत की अगर शादी हुई तो उसको 4 दीवारी में ही रखना, उसको बाहर नहीं निकलना। और पता बहुत जगह ऐसा होता था कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने आपको आईपीटी में पढ़ाया है कि राजा राम मोहन रॉय बोलते थे कि उनकी बाहर की औरतों को हर चीज़ की आज़ादी थी, सब कुछ था। तो राजा राम मोहन रॉय का ना ईयर भी देखो कि वो पैदा कब हुए थे, और मतलब ये वाली चीज़ कि उन्होंने ये सब चीज़ों को देखा कब था, समझा कब था, या फिर ये वाली चीज़ कि ये सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर जगह पे होती थी, हर जगह नहीं होती थी। तो पैट्रियार्की सिस्टम इतना बढ़ावा देते हैं लोग, और इतना बढ़ावा देते थे पहले भी कि नॉर्मली औरत का शोषण होता था हर तरीके से। अगर वो पूरा घर भी संभालती है, पूरा घर संभालना, फैमिली हर मेंबर को संभालना, सब कुछ करना, उसके बाद भी कोई भी डिसीजन मेकिंग है या कोई भी चीज़ है तो वो अकॉर्डिंग टू पैट्रियार्की सिस्टम कौन करेगा? हमारे भैया जी, मतलब उनके जो हस्बैंड हैं वो करेंगे, घर के बड़े पिता, बच्चों के पिता। ठीक है, तो औरत को इस चीज़ का बिल्कुल हक नहीं होता था कि वो किसी चीज़ का जो है डिसीजन भी ले सके या किसी चीज़ डिसीजन में हेल्प कर सके। पैट्रियार्की सिस्टम जो है वो दुनिया में पुरुष को हर चीज़ का एक तरीके से ये दिखाता है कि हाँ, ये जो भी कुछ है उसे पुरुष कर सकती हैं, महिलाओं का इसके अंदर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए इस अवस्था में उसी तरह की जो पैट्रियार्की सिस्टम है उसकी प्रकृति बताई जाती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो इंसान शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि एक औरत के अंदर जितनी ताकत होती है वो वाली ताकत एक आदमी नहीं रखता है। एक साथ घर के 10 से ज़्यादा काम करना, एक साथ बाहर का घर का दोनों का काम करना, बच्चों को संभालना, हर चीज़ एक औरत के अंदर कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है कि वो गर्मी में सर्दी में हर चीज़ में सरवाइव करके अपनी फैमिली को सब फर्स्ट प्रायोरिटी देकर सामने रखे और उसको खुश रखे। ठीक है, तो वो चीज़ एक आदमी नहीं कर सकता है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रही हूँ नहीं कर सकता, कभी आप कमेंट्स की बारात लगा दूँ कि यार मैम आप तो गलत बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फेमिनिज्म और पुराने टाइम को लेकर तो ऐसा ही माना जाता था। ठीक है, तो जो हमारी महिला वो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट है, उन्होंने पैट्रियार्की सिस्टम का इसलिए विरोध किया और उन्हें इस चीज़ को सामने रखा कि भाई पैट्रियार्की सिस्टम को ख़त्म करो, ख़त्म नहीं कर रहे तो कम करो, ताकि जो महिलाएं हैं वो अपने लिए आवाज़ उठा सकें और सामने चीज़ों को भी रख सकें। ठीक है जी, तो इसके साथ ये वाली चीज़ सामने आती है कि हमारी नॉर्मली अब ये जो था हमारा पैट्रियार्की सिस्टम ये फिनिश हो गया। अब आता है ये वाला टॉपिक कि रूसों की शिक्षा के विचार की आलोचनाएं और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो रूसों की शिक्षा के विचार सबसे पहले हम वो समझते हैं क्या? रूसों की शिक्षा के विचार में सबसे पहला आता है कि सुख की
प्राप्ति। सुख की प्राप्ति में रूसो ने बोला कि अंदर की शक्तियों के स्वभाव के डेवलपमेंट में शिक्षा बहुत ज़्यादा योगदान देती है। ठीक है, शिक्षा कैसे हेल्पफुल रहती है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आप माहौल में बैठकर लोगों से कम नहीं लगेंगे, आप किसी भी चीज़ में अपने आप को आगे रख सकेंगे, लोग आपका नाम लेंगे कि हाँ, किसी भी चीज़ को समझने पढ़ने के लिए इस शख्स को आगे बुलाया जाए। तो वो एक आंतरिक शक्तियों के स्वभाव का डेवलपमेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ शक्ति केवल ज्ञान प्राप्त तक ही लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान की, बच्चे की पावर जो है उसके उम्र के साथ और उसकी सब चीज़ों के साथ डेवलपमेंट होनी चाहिए। और डेवलपमेंट तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए, ना इम्प्रूवमेंट रुकना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आते हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ पाता है और ज़्यादा उन्नति कर पाता है। सेकंड है स्वतंत्रता की प्राप्ति। स्वतंत्रता की प्राप्ति उन्होंने बोला कि शिक्षा से हमें परंपराओं, नियमों, रीति रिवाजों से हटने का मौका मिलता है, उनसे निकलने का, अंधविश्वासों से, तो हमें स्वतंत्रता भी मिल जाती है। और नेक्स्ट ये वाली बात बोली, विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा के उद्देश्य। विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा के उद्देश्य, रूसो ने कहा कि बालक की ज़िंदगी में 4 टाइप की अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 12th में, इको में, या फिर होम साइंस में, या फिर कहीं भी, अगर आप साइंस के मीडियम के बच्चे हैं या फिर बीकॉम के हैं तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारी जो है स्टेजेस होती हैं उम्र के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमारा शैशवावस्था होता है 1 से 5 साल तक का, फिर हमारी बाल्यावस्था आती है 5 से 12 तक की, फिर हम टीन एज में आते हैं 12 से 14 तक, फिर हम जवान होते हैं, यंग में आते हैं 15 से 20 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा और प्रोसेस चलता है, देन वृद्धावस्था आ जाती है आखिर में 60 साल की उम्र तक। ठीक है, तो रूसो ही बोलते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू अपनी स्टेजेस के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्यों को समझता है। बच्चा पहले खेल खेल में ही सब चीज़ें याद करता है, पढ़ता है, फिर उसके पास थोड़ा और आकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं पढ़ाई की, फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फिर एक दिन आता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर कुछ ना कुछ बनकर निकलता ही निकलता है। ठीक है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो गोलगप्पे बेचते हैं और खाते भी हैं। तो वो वाली चीज़ों की जो रूसो ने रखा, पढ़ाई का ही सब रखा। लेकिन मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट जो कुछ थी वो बहुत अलग टाइप की लेडी थी। उन्होंने रूसो की शिक्षा का जो है शैक्षिक विचारों का, वो यहाँ पे उन्होंने आलोचना इसलिए करी क्योंकि वो चाहती थी कि शैक्षिक सुधार हो सके। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को ना तो बाल्यावस्था में, ना शैशवावस्था में, ना किशोरावस्था में, ना हमारी वृद्धावस्था में किसी में भी पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो उस चीज़ के लेकर इन्होंने कहा कि मैं ये मानती हूँ कि पहली बात तो महिलाओं के लिए इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि इंसान मतलब नॉर्मली अपनी जो है, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो अपनी बचपने में बचपन को एहसास करे, समझे। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने बचपन से गुजर कर आई हैं और बचपन से ही इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने इस चीज़ को भी सामने रखा कि बच्चे को अपना बचपना सहने की, समझने की एक चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, कि बच्चा एक ये काम कर सकता है कि वो अपना बचपन सुन रहा है, समझ रहा है। तो इसलिए उन्होंने रूसो के जो शिक्षा के विचार हैं उनकी आलोचना करी और इसके अंदर शैक्षिक सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है, मैरी का है अब लास्ट टॉपिक हमारा, कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व। कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि जो हमारा नारीवाद का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फर्स्ट लेयर के सामने हमारी आई थी। ठीक है, कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव सामने आए थे, प्रतिनिधि सामने आए थे। तो कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व से मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट का यहाँ मतलब ये वाली बात दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एक इंसान को कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, तो महिलाओं के लिए कानूनी अधिकारों में बदलाव क्यों नहीं है? क्यों वो भी जो बदलाव हैं वो पुरुषों के हक में हैं, ना कि महिलाओं के। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि विवाह के लिए अधिकार बनाए गए, या वो लड़की विवाह से पहले छोटी है, अपने माँ बाप के घर में रहती है, तो उनके लिए राइट्स बनाए गए। तो वो सारे राइट्स जो हैं अंडर पिता या फिर पति के बनाए गए।
उन लोगों को अपने कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। ठीक है, तो उसके लिए कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व की लीगल राइट्स एक्चुअली में है क्या, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने उन चीज़ों को समझाने की और समझने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि एक्चुअली में लीगल राइट्स होते क्या है, किसी इंसान को उसकी मर्ज़ी से सांस लेने देना, उसको अपनी मर्ज़ी से ये देखने देना कि हाँ, कि अगर वो किसी काबिल बनना चाहता है तो वो बन सकता है। ये नहीं है कि वो किसी के दबाव में रहकर अपनी पढ़ाई को, अपने सपनों को या फिर अपने किसी भी चीज़ को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो कानूनी अधिकार और प्रतिनिधित्व के रूप में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने इस बात को ही सामने रखा है। तो इसी के साथ जो है हमारा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट फिनिश होता है। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो है मैंने आपका आज फिनिश करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम जेएस मिल अपना कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी तरह वो भी हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें, अच्छे से डीपली समझे भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहे हों। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।